साथियों जय हिंद। एग्जाम विक्ट्री सेंटर में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग मैथ का प्रैक्टिस जो हमारा चल रहा है ग्रुप डी को ध्यान में रखते हुए उसे ही हम लोग जारी रखेंगे। और आज हम फिर कुछ मैथ के प्रश्नों को हल करेंगे, उनका प्रैक्टिस करेंगे, उन्हें सीखेंगे कि कैसे इस प्रकार के प्रश्न आप लोग हल करेंगे। तो जिनकी परीक्षाएँ आगे आगामी होनी है वो लोग ज़रूर इसको देखें और इससे सीखें कि इस प्रकार के प्रश्नों को किस तरह से हल किया जाएगा। और निश्चित रूप से वही प्रश्न यहाँ पर दोस्तों मैं आपके लिए लाया हूँ जो पिछले ग्रुप डी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ठीक है, तो इनके पूछे जाने की पूर्णतः संभावना है। तो आप लोग जरूर इस प्रश्न को पूरा देखिएगा और हल करिएगा। और अगर आ रहा हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रहा तो जरूर सीखिएगा दोस्तों। और फिर अगर आप लोगों को कहीं कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग देखिए सॉल्व करते हैं। पहले हमारा पहला क्वेश्चन है कि एक दो अंकों की संख्या, दोस्तों तो कह रहा है एक दो अंकों की संख्या और अंकों को परस्पर बदल लेने से प्राप्त संख्या के बीच अंतर 54 यानी 54 है। तो कह रहा है तो संख्या के दोनों अंकों के बीच का अंतर है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग क्वेश्चन पढ़ रहे होंगे, क्वेश्चन पढ़िए और देखिए आप लोगों को इसे सॉल्व करने का प्रयास करिए। दोस्तों आइए हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो कह रहा है एक दो अंकों की संख्या है। दोस्तों सबसे बड़ी बात, आप लोग दो अंकों की संख्या जहां पर आपको बोल दे, देखिए जैसे मान लिया आप कोई संख्या अगर ऐसे लिख रहे हैं, आप मान लीजिए 23 लिख रहे हैं। ठीक है, कितना लिख रहे हैं? 23 लिख रहे हैं। तो दोस्तों 23 आप लिख रहे हैं, इसका मतलब यही हुआ 20 + 3, यही आप लिख रहे हैं। यानी 20 को आप 2 को लिख सकते हैं, 2 × 10 और +3 ऐसे लिख सकते हैं। दोस्तों इसी तरह से जब मैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में मान लीजिए मैं यहाँ पे x y हम दो अंकों की एक संख्या, जहाँ पर x एक अंक है, हमारा y एक अंक है। ठीक है, एक एक अंक को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में जो x का वैल्यू होगा वो 10 × x होगा और y सिंगल होगा, यही होगा ना। तो दो अंकों की संख्या आपको जहाँ कहीं भी लिखना हो तो आप कैसे लिखेंगे? तो आप लिखेंगे 10x + y। ठीक है दोस्तों, इसकी वैल्यू ये होगी x y, जहाँ पर x जो है 10 टेंस के इस स्थान पर है, यानी इसका प्लेस वैल्यू जो होगा 10 का मल्टीपल होगा और ये जो है y होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये दो अंकों के बीच की संख्या और इसको परस्पर बदल लेने से, क्या परस्पर बदल लेने से, यानी जहाँ x है वहाँ y कर लेने से, तो यानी अब संख्या क्या हो जाएगी? 10y + x हो जाएगी। दोस्तों इनके बीच का अंतर 54 यानी 54 बता रहा है। यानी आप इसमें से अगर इस संख्या को घटा देंगे तो कह रहा है इनका अंतर जो आ रहा है वो कितना आ रहा है? 54 आ रहा है। तो इसको हम इसमें से घटा लेते हैं यानी माइनस कर लेते हैं। ठीक है, तो जब हम इसको माइनस करेंगे तो क्या होगा? ये हमारा माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा। दोस्तों सबसे बड़ी बात, आप लोग इस तरह से आसानी से कर सकते हैं इसको 10x - y, 10x + y और माइनस क्या करना है? 10y - x कह रहा है 10y + x। ठीक है, ये हमारी संख्या है और ये जब अंकों को हम परस्पर बदल लिए हैं, तो जब इसमें से इसको हम घटाए हैं तो हमारा वैल्यू कितना आ रहा है? 54 आ रहा है। ठीक है, यानी इसका वैल्यू जो है 54 है। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी है? 54 है। इसको हमें सॉल्व कर देना है। यहाँ पर मिलेगा 10x + y - 10y और -x। ठीक है, और तो देखिए 10x में से एक x जाएगा तो कितना बचेगा? कितना बचेगा यहाँ पे? 9x। और फिर ये देखिए माइनस है, ये प्लस है, तो -9y और इक्वल टू 54। अब उस देखिए यहाँ पे 9 अगर हम कॉमन ले लें तो x - y इक्वल टू क्या आएगा? 54 आ जाएगा। ठीक है, और 9 अब x - y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? x - y इक्वल टू x - y इक्वल टू 6। अब तो देखिए आपसे पूछा क्या है? तो संख्या के दोनों अंकों के बीच का अंतर है। यानी इसे मान लीजिए अगर हम ये यहाँ पर लिख दें 6 और 64 अगर हम लिख दें तो संख्या के दो अंक है, एक 6 है एक 4 है। ठीक है, तो 6 और 4 के बीच का अंतर क्या है? यानी 6 - 4, 6 - 4 इक्वल टू 2, यही होगा ना। तो हमारी संख्या क्या थी? x y थी, तो हमसे x - y ही तो पूछा जा रहा है ना। तो देखिए x - y की वैल्यू कितना है? 6। तो आप लोग देख रहे होंगे आंसर कितना आ गया है? 6। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ए जो है हमारा राइट आंसर है। ठीक है, आप लोगों को समझ में आया होगा, आप लोग इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन पढ़िए। धनात्मक पूर्णांकों का योग 34 है और इनका अंतर 8 है, तो इनका गुणनफल क्या होगा? दोस्तों देखिए वहां पर दो अंकों की संख्या की बात कर रहा था और यहाँ पर कह रहा है दो पूर्णांक दे रखा है। तो यानी आप ये इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे कि उसमें हम लोग 10x + y लिख रहे थे और इसमें हम लोग क्या लिखेंगे? इसमें दो अलग अलग खुद ही संख्या दे रखा है। तो इसमें लोग मान लेंगे पहली संख्या x है और दूसरी संख्या y है। ठीक है, पहली x है दूसरी y है। कह इनका योग जो है 34 है, यानी x + y इक्वल टू 34 है। और कह और इनका अंतर 8 है, यानी x - y कितना है? 8 है। तो कह रहा है इनका गुणनफल। दोस्तों हम x निकाल लेंगे, y निकाल लेंगे और उनका गुणनफल कर लेंगे। तो देखिए हम इसको सीधा सीधा क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। तो हमको क्या मिलेगा? 2x =
कितना होगा दोस्तों 42, यानी x की वैल्यू में कितने मिलेगी 42, यानी x की वैल्यू 21। अब दोस्तों अगर x की वैल्यू 21 यहाँ पे रख दें, क्या रख दें 21, तो हमें इसकी वैल्यू y की वैल्यू पता चल जाएगी। तो यहाँ पर हम जो है इसको 1 मान लेंगे। यहाँ पे अगर हम x की वैल्यू रख दें 21, तो हमें क्या मिलेगा y इक्वल टू 34 माइनस 21, यानी कितना मिलेगा 3 और 1 30 मिल जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हमें निकालना है x इंटू वाई, एक्स इंटू वाई, तो क्या होगा 21 इंटू 30। ठीक है दोस्तों, अब लोग इसे सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करेंगे कितना आएगा, कितना आएगा दोस्तों 273, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट है। ठीक है, अब आइए, अब देखिए तीसरा क्वेश्चन आप लोग पढ़िए। इसे अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। ठीक है, अब देखिए तीसरा क्वेश्चन का एक नल 20 मिनट में एक टैंक को भर सकता है। यानी एक नल का मतलब, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक टंकी होगी कोई, ठीक है, इस पे एक नल लगा हुआ है, यहाँ पे एक नल लगा हुआ है। जैसे ये कह रहा है कि अगर डायरेक्ट लगातार चले तो ये 20 मिनट में, कितने में, ये 20 मिनट में जो है इस टंकी को पूरा फुल कर देगा। ठीक है, कह रहा है यहाँ पे कोई छिद्र होगा, एक रिसाव होगा, ये 1 घंटे में, कितने 1 घंटे में इस पूरे टैंक को खाली कर सकता है। दोस्तों कह रहा है तो ये टैंक कितनी देर में पूर्णतः भरा जाएगा, यानी अगर इसको भी खोल दिया जाए और रिसाव तो होगा ही होगा, तो ये जो है कितनी देर में भर जाएगा। तो दोस्तों देखिए, अगर मान लीजिए x में भर रहा है और y में खाली हो जा रहा है, तो आप लोगों को पता है फार्मूला क्या होता है, एक्स वाई अपान एक्स माइनस वाई। जब एक भर रहा हो एक खाली हो रहा हो तो हमारा ये फार्मूला लगता है। ठीक है, बेसिक तरीके से, आइए पहले बेसिक तरीके से कर लेते हैं, फिर फार्मूले से कर लेंगे। ठीक है, तो आइए देखिए, कह रहा है ये टैंक जो 20 मिनट में पूरा भर दे रहा है, यानी 1 मिनट में कितना भरेगा, 1 मिनट में 1/20 पार्ट भरेगा ना। ठीक है, अब देखिए, और दूसरा ये फर्स्ट नल की बात हुई हमारा, और जो रिसाव है, रिसाव यानी जो हमारा रिसाव जो है दोस्तों, ये रिसाव जो है 60 मिनट में पूरा खाली कर दे रहा है। 1 मिनट में 1/60 खाली करेगा। अब अगर इन दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो दोनों मिलकर कितना भरेंगे 120 माइनस 160, इतना ही तो भरेंगे ना 1 मिनट में। तो यानी 1 मिनट का इनका जो आएगा वो क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा 60 और यहाँ पे 3 माइनस 1, यानी क्या आएगा 2/60 और 1/30, यानी 1 मिनट में 1/30 बार पूरा होगा। तो यानी पूरा 30 कब भरेगा, यानी टोटल 30 मिनट में भर दिया जाएगा। कितने में 30 मिनट में भर दिया जाएगा। ठीक है, इसका जब हम उल्टा कर देंगे। अब आइए हम लोग इससे फार्मूला लगा लेते हैं, एक्स वाई अपान एक्स माइनस वाई से। तो एक्स कितना है 20 है, वाई कितना है 60 है, और एक्स कितना है दोस्तों मान में, यानी इसका मान ऋणात्मक नहीं होगा, जो बड़ा होगा उसी में से घटाया जाएगा। तो वाई मान लीजिए 60 है और ये 20 है, तो कितना होगा 20 × 60 अपान 40, 20 × 40 तो 60, कितना है दोस्तों 30 मिनट। आप लोग देख सकते हैं यहाँ से भी 30 मिनट, यहाँ से भी 30 मिनट, यानी इसका राइट आंसर सी वाला। ठीक है, सी राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, अब देखिए चौथा सवाल करते हैं हम लोग। चौथा सवाल हमारा क्या है कि यदि पी का, दोस्तों ये देखिए काफी इंटरेस्टिंग है, बच्चे इसमें भी, लोग इसमें भी गलत कर देते हैं, जबकि इसमें गलत नहीं होना चाहिए। ये तो एकदम बस बॉडमास का सिंपल सा नियम आप लोगों को लगाना है, ये आपको थोड़ा सा बस भ्रमित करने के लिए दिया रहता है, जबकि आप लोग ये सीधा आराम से बना सकते हैं। ठीक है, देखिए कह रहा है कि यदि पी का अर्थ डिवाइड हो, यहाँ पे पी है, पी का मतलब जहाँ पी होगा वहाँ आपको डिवाइड लगा देना है। कह रहा है आर का अर्थ इंटू हो, आर जहाँ होगा वहाँ आपको मल्टीप्लाई का लगा देना है साइन, फिर जहाँ क्यू हो वहाँ प्लस लगा देना है, जहाँ क्यू हो वहाँ प्लस का लगा देना है, और कह रहा है और यस का अर्थ माइनस हो, यस जहाँ है वहाँ माइनस लगा देना है। अब देखिए ये आपको दे रखा है एक्सप्रेशन, इसी की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, तो क्या दे रखा है आपको 36p 6q 7r 8s 11। अब देखिए दोस्तों, जहाँ p होगा वहाँ डिवाइड, जहाँ r होगा मल्टीप्लाई, जहाँ q होगा प्लस, जहाँ s होगा वहाँ माइनस। तो 36 डिवाइड बाई 6, q का मतलब प्लस 7, r का मतलब इंटू 8, s का मतलब -11। अब इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो इसे हम लोग सॉल्व करते हैं बॉडमास के रूल से। देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो 6 हो जाएगा, प्लस अब इस +7 × 8 -11। अब दूसरा क्या होता है, हमें मल्टीप्लाई करना होता है, तो 6 + 56 -11। ठीक है,
अब इसमें इसको ऐड कर दीजिए, कितना आएगा 62 और -11 क्या आएगा 51, क्या आएगा दोस्तों 51। ठीक है, बॉड मास के रूल से, यानी पहले डिवाइड, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो इसका बी जो है राइट ऑप्शन सही है। ठीक है, 51 आप लोग देख लीजिए। अब आइए हम लोग ना पांचवा सवाल हल करते हैं। पांचवा देखिए हमारा किससे है, मीन मीडियन पर है। किस पे आधारित है, मीन मीडियन जो हम निकालते हैं दोस्तों। मीन मीडियन काफी आसान है। करा ये 18 16 22 13 और एक संख्या पे इसने जो है क्वेश्चन मार्क लगा दिया, यानी इसी की वैल्यू आपको बताना है। कहा इनका माध्य जो है 16। तो माध्य कैसे निकालते हैं, कुल संख्याओं का योग बट्टे कुल संख्या इक्वल टू क्या होता है, माध्य होता है ना। तो अब सबको ऐड करेंगे, 18 + 16 और +22 +13 और प्लस इस क्वेश्चन मार्क को आप क्वेश्चन मार्क ही लिख सकते हैं, या आप इसकी जगह पे x मान सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसे एक संख्या के रूप में हम लोग जानेंगे। अगर कितनी संख्या है 1 2 3 4 5, तो अपॉन 5 इज इक्वल टू माध्य मीडियन कितना दे रखा है 16। ठीक है, अब इसे आप लोग ऐड कर अपॉन 5 इज इक्वल टू 16। अब दोस्तों मल्टीप्लाई करके दो कर लेते हैं, यानी 69 डॉट इज इक्वल टू 80। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितना आ जाएगी 80 माइनस 69 कितना आएगा दोस्तों 11। कितना आएगा 11। देखिए दोस्तों इसमें ऑप्शन सी राइट आंसर। ठीक है, आप लोग देखे होंगे। देखिए अगर जो चीज़ आप लोगों को ना समझ में आए दोस्तों, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हमारा प्रयास यही कि आप लोग आसानी से और लगभग इसे थोड़ा काफ़ी आसानी तरीके से आप लोग इसे सॉल्व करना सीख जाएं, और आने वाले अगर प्रश्न आपको ऐसे मिलते हैं तो आप लोग इसे जरूर सॉल्व कर पाएँ। ठीक है, तो आइए पांचवें बाद हम लोग अपने छठवें क्वेश्चन को हल करते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए हमारा छठवां क्वेश्चन क्या है कि एक कार पहले 30 किलोमीटर 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, उसके बाद अगला 20 किलोमीटर 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय करती है। तो यात्रा के दौरान उस जो कार की औसत चाल रही वो क्या रही। ठीक है दोस्तों, तो इसे आप लोग बताइए। तो हम सभी लोगों को पता है कि औसत चाल बराबर क्या होती है, औसत चाल जिसे हम लोग एवरेज स्पीड कहते हैं। औसत चाल बराबर क्या होती है, कुल दूरी और बटे कुल समय। ये होता है ना, कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी तो आपको दिख रहा है, ये पहले 30 किलोमीटर जाती है, यहाँ से यहाँ तक 30 किलोमीटर किस स्पीड से 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और फिर यहाँ से अगले 20 किलोमीटर कितने जाते हैं, ये यहाँ से 30 और ये 20 किलोमीटर जाती है। 20 किलोमीटर ये जाती है ना किसके 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तब देखिए कुल दूरी तो आपको मिल गई 30 + 20 कितना है 50 किलोमीटर। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कुल समय है और आपको दिया क्या है, स्पीड दिया है। तो आप लोग कुल समय कैसे निकालेंगे, तो देखिए 30 किलोमीटर चलने में 60 का समय लिया है, यानी कितना का समय लिया, तो 30 बटे 60 आपको पता है, दूरी बटे 4 बराबर समय। तो 30 किलोमीटर चलने में कितना समय लिया, तो आप लोग कहेंगे 1/2 आवर। ठीक है, 1/2 आवर। फिर देखिए 20 किलोमीटर चलने में, तो 20 किलोमीटर है यानी दूरी है, और चाल कितनी है 80, तो 20/80 ये कितना हो गया 1/4। ठीक है, तो कुल समय कितना हो जाएगा, ये कुल दूरी हो गई, और कुल समय क्या होगा, कुल समय होगा 1/2 + 1/4 होगा कि नहीं होगा। ठीक है, इतना समय होगा। अब देखिए तो औसत चाल हमारी जो होगी, एवरेज स्पीड क्या होगी, कुल दूरी है 50 और कुल समय कितना है 1/2 + 1/4। ठीक है, इसे हम लोगों को सॉल्व करना है। तो सॉल्व कैसे करेंगे, 50 और नीचे, अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा 4 और 2 + 1। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। अब ये वाला ऊपर चला जाएगा एकदम, तो क्या होगा 50 × 4/3। तो 50 × 4 दोस्तों क्या होता है 200/3। इसको आप लोग करेंगे क्या होगा 66.66 क्या एवरेज स्पीड पूछा है, यानी किलोमीटर पर आवर। ठीक है दोस्तों, देखिए ये औसत चाल की दूरी होती है। यहाँ पे देखिए ये कुल दूरी हो गया, ये कुल दूरी जो 30 किलोमीटर 20 किलोमीटर के रूप में चली थी। ठीक है, आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो जरूर कमेंट बताइएगा, आप लोगों को समझाया जाएगा। ठीक है, कहीं आपको कुछ दिक्कत नहीं होना चाहिए, आप लोग खुद टैलेंटेड है दोस्तों। तो बस आप लोग बस प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। आती चीज़ें हैं लेकिन भूल जाती हैं समय पे। ठीक है, तो इसके लिए प्रैक्टिस जरूरी होता है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ऑप्शन हमारा कौन सा सही है, 66.66 कहाँ है, देखिए 66.66 है, तो इसको 66.67 तो लिख ही सकते हैं, क्योंकि 66 तो ये 6 बार ऐसे चलता चला जाएगा, है ना। तो 66.67 यहाँ पे सी राइट ऑप्शन है। कितना, ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए अब अगला क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग पढ़िए।
दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारा कि 30 व्यक्तियों के द्वारा 8 दिनों में एक काम का 1/3 हिस्सा पूरा किया जाता है। यानी 8 व्यक्ति हैं, किसी काम को कर रहे हैं और वो जो है 8 दिनों, 30 व्यक्ति हैं किसी काम को कर रहे हैं, 8 दिनों में 1/3 हिस्सा उस काम का पूरा किया। जैसे मान लीजिए कुछ काम है, कुछ काम इतना करना है तो इसका 1/3 हिस्सा इन्होंने पूरा किया, यानी इतना पूरा किया, अभी 2/3 हिस्सा बाकी है। इसका मतलब तो यही हुआ। तो देखिए इसका जो लगता है दोस्तों कह रहा है कि अगले 10 दिनों में बचे काम को खत्म करने के लिए, जो काम बचा हुआ है इसको अगले 10 दिनों में खत्म हो जाए, तो इसके लिए हमें और ज़्यादा व्यक्ति तो लगाने पड़ेंगे। तो ये पूछा कितने और व्यक्ति हम लोग लगाएं। 30 तो ऑलरेडी हैं हमारे, तो 30 के बाद हम और कितने व्यक्ति ऐड करें कि जिससे बचा हुआ काम जो है वो हमारा अगले 10 दिनों में खत्म हो जाए। तो हम लोग देखिए इसके लिए जो फार्मूला यूज होता है M1 D1 अपान W1 इज इक्वल टू M2 D2 अपान W2। जहाँ दोस्तों W1 क्या है, काम है, W2 दूसरा काम जो करना है हम लोगों को, M1 आदमियों की संख्या, D1 काम दिन की संख्या, कितने दिन तक काम करते हैं, और D2 ये भी दिन है, और M2 ये भी आदमियों की संख्या है। तो देखिए पहला जो दिया हुआ है वो हमारा M1 D1 W1 होता है, ठीक है। तो 30 व्यक्तियों द्वारा M1 इक्वल टू कितना है 30, D1 की वैल्यू 8 दिनों में कितना काम करते हैं 1/3। तो दोस्तों मान लीजिए M2 बराबर हमारा, मान लीजिए हम x और आदमी लगा, M2 हमारा कितना होगा, M2 हमारा x + 30 हो जाएगा। तो यहाँ पे x + 30 हम लिखेंगे, और इंटू D2 कितने दिन में काम खत्म करना है 10 दिनों में, तो 10 दिनों में खत्म करना है। और W2 हमारा कितना है दोस्तों 2/3। यहाँ पर देखिए 1/3 काम कर दिया गया था तो 2/3 ही तो बचा है ना 1/3 यानी खत्म हो गया, तो 2/3 बचा हुआ है, रिमेन है हमारा, इसी को खत्म करना है। अब इसे हम लोग हल करेंगे। तो देखिए ये देखिए ऊपर का ऊपर, यहाँ से आपको सॉल्व करते हैं 10 3 जा, ठीक है। और ये 1/3 को दोस्तों 1/3 से यहाँ गायब कर सकते हैं आप, ठीक है। अब बचा क्या हमारा 3 × 8 अपान 1 इज इक्वल टू x + 30/2, ठीक है। अब इसे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो हमारा क्या होगा 8 × 24 × 48, यानी x + 30 इज इक्वल टू 48। अब x की वैल्यू हम निकालेंगे तो 48 - 30, तो x की वैल्यू जो आएगी दोस्तों हमारा क्या आएगा 80, क्या आएगा 80, ठीक है। दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे इसे, ये फार्मूला याद रखिएगा आप लोग, इस क्वेश्चन में इस फार्मूले से हम लोग लगाते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है x = 18, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, ठीक है। समझे होंगे आप लोग। अब आइए अपने 8वें क्वेश्चन को हम लोग हल करते हैं। 8वां क्वेश्चन देखिए हमारा क्या कर रहा है कि एक मान लीजिए कोई आदमी है, ठीक है, वो 40 रुपये प्रति घंटा कमाई करता है, यानी 1 घंटा काम करता है तो कितने रुपए पाता है 40 रुपये। और कह रहा है वो प्रतिदिन 12 घंटा काम करता है, कितना प्रतिदिन 12 घंटा काम करता है। देखिए ए जो है ना ए 1 घंटा का 40 रुपये लेता है, और कुल कितने घंटे काम करता है, कुल घंटा कितना है तो 12 घंटा काम करता है, ठीक है। और ये बी है, तो बी जो है 1 घंटे का 60 रुपये लेता है, और साथ ही साथ में 10 घंटा काम कर रहा है, 10 घंटा काम करता है पूरे दिन में। तो देखिए कुल कमाई कितनी होगी दोस्तों, कुल कमाई कितनी होगी एक एक दिन की, तो इनकी एक दिन की होगी 40 × 12 यानी 480 रुपये, और इसी कितनी होगी 6 रुपये। तो कह रहा है ए और बी के दोनों की प्रतिदिन मजदूरी का अनुपात क्या होगा। मजदूरी ये जो करते हैं एक दिन की मजदूरी इनकी यही है, एक 480 और बी की 600 है, तो इनका अनुपात क्या होगा, यानी ए बाई बी दोस्तों क्या होगा 480/600, ठीक है। तो कितना होगा 60, यानी A/B बराबर क्या आया 4/5, ठीक है। तो यानी जो अनुपात क्या होगा 4/5, ठीक है दोस्तों। आप लोग समझ गए होंगे इसे। अब आइए हम लोग अपना, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट ऑप्शन ए बी 4:5, बी जो है इसका राइट आंसर है, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, यानी 4:5, यानी 4/5 इसका सही आंसर होगा, ठीक है। अब देखिए 9वां क्वेश्चन पढ़िए। 9वां क्वेश्चन परसेंटेज से है कि 1 घंटे का 1 मिनट 12 सेकंड कितना प्रतिशत है। 1 मिनट 12 सेकंड कितना प्रतिशत है, ठीक है। 1 घंटे का 1 मिनट 12 सेकंड कितना प्रतिशत है। तो देखिए 1 घंटे में आप लोगों को पता है कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, कितने होते हैं 60 मिनट, ठीक है। और 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। तो
तो बताइए कुल 1 घंटे में कितना हो जाएंगे। तो कुल 1 घंटे में दोस्तों 60 गुणे 60 यानी 3600 क्या होंगे, सेकंड होंगे। कोई दिक्कत नहीं है। अब कुल हमारे 3600 सेकंड है और कह रहा है कि 1 मिनट 12 सेकंड कितना प्रतिशत। 1 मिनट में 1 मिनट 12 सेकंड बराबर 1 मिनट और 12 सेकंड बराबर क्या होगा 60 प्लस 12 यानी कुल 72 सेकेंड। तो आप बताइए 72 सेकेंड 3600 का कितना प्रतिशत है, यही पूछ रहा है ना। तो 72 ऊपर 3600 नीचे और इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 00 से 00 36 गुना 72 क्या आया दोस्तों 2%। कितना आया 2%। आंसर कितना है 2%। देखिए ए, आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है दोस्तों तो ज़रूर इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों अधिक से अधिक लोगों के पास इसे शेयर करिए। ठीक है, तो देखिए 2% आ गया यानी 1 मिनट 12 सेकेंड जो है पूरे 1 घंटे का कितना प्रतिशत है 2% है। ठीक है, अब देखिए 10वां क्वेश्चन हम लोग करते हैं। 10वां क्वेश्चन हमारा वही मीडियम मोड से, जिसमें आप लोगों से परिसर पूछा है। देखिए ये आंकड़े आपको दे रखा है, ठीक है, जिसमें 2 1 2 3 5 7 4 3 2 1 6 8 3 4 7 2 का परिसर क्या है। परिसर पूछा दोस्तों, रेंज इंग्लिश में से क्या बोलते हैं रेंज। रेंज क्या होता है दोस्तों कि कोई भी आपके पास डाटा अगर है, कोई भी अगर आपके पास डाटा है, कोई भी अगर आपके पास डाटा है दोस्तों, इसका रेंज क्या होगा, रेंज ऑफ डाटा। तो रेंज क्या होता है दोस्तों, रेंज जो होता है हमारा, रेंज होता है क्या होता है मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, यानी जो हमारा परिसर होता है दोस्तों, परिसर ये होता क्या है अधिकतम, अधिकतम संख्या, अधिकतम संख्या माइनस न्यूनतम संख्या। ठीक है, अधिकतम संख्या माइनस न्यूनतम संख्या। तो आप लोग इस डाटा में देखिए जो सबसे बड़ी संख्या है, सबसे बड़ी, अधिकतम मतलब जो सबसे बड़ी संख्या, न्यूनतम मतलब जो सबसे छोटी संख्या। तो अधिकतम बड़ी संख्या कौन है, तो देखिए 7 है, फिर 1 है, 6 8 है। आप लोग देख रहे होंगे दोस्तों जो सबसे बड़ी संख्या क्या है, सबसे बड़ी संख्या है वो हमारी 8 है। और सबसे न्यूनतम संख्या है, सबसे छोटी संख्या कौन है, तो 2 1 1 देखिए दोस्तों दे रखा है। सबसे छोटी संख्या हमारी क्या है 1 है। तो दोस्तों 8 में से 1 को हम घटा देंगे, यही हमारा क्या होगा परिसर हो जाएगा, यानी 7। 7 इज द राइट आंसर। और ऑप्शन नंबर ए बी सी देखिए डी में 7 दे रखा है दोस्तों, यानी डी आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। इस जो आंकड़े हैं इनका जो परिसर होगा वो क्या होगा 7 होगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होगी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो इसे लाइक करिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और साथ ही साथ में इसे शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से आप लोगों के लिए मैथ की प्रैक्टिस लेकर हम आते रहेंगे और आप लोगों को मैथ की प्रैक्टिस करवाते रहेंगे। और साथ ही साथ में क्लासेज जो चल रही हैं उसकी वीडियो दोस्तों आप लोगों को ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि आगामी जो पेट की परीक्षा है दोस्तों अब सितंबर में अक्टूबर में होने वाली है, तो उसके लिए तैयारियां लगातार चल रही हैं और एग्जाम विक्ट्री सेंटर की तरफ से आप लोगों के लिए काफ़ी प्रयास किया जा रहा है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो फिर आप लोग एग्जाम विक्ट्री सेंटर के साथ जुड़े रहिए। हमसे जुड़े रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ठीक है, और फिर हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ इसी तरह की अन्य तैयारियों के साथ। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।